हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मस्तूरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 3 और इसका नाम क्या है, रेशो से वस्त्र तक। हमने देखा था कि हमने तंतुओं से वस्त्र तक हमने देखा था क्लास 6 में। अब हम क्या देख रहे हैं, रेशो से वस्त्र तक। तो रेशो से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं, आज हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कक्षा 6 में आपने पादपों पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशों से फाइबरों के बारे में पढ़ा था। आपने यहाँ भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। उनके रेशे फाइबर भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून कोश से प्राप्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलता है? क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदते हैं? क्या आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है, जिनसे साड़ियाँ बुनी जाती है? इस अध्याय में हम ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे कि जैसे कि हम रेशम को कैसे प्राप्त करते हैं और कैसे उनसे साड़ियाँ बनाने के लिए प्रयुक्त उपयोग में लाया जाता है। अब हम जानते हैं जांतव रेशे, ऊन और रेशम। ऊन क्या होता है? हमारा भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त किया जाता है। ऊन पदार्थ प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर के बालों से ढके होते हैं। जैसे कि हम इन जंतुओं को देखते हैं तो ये क्या होता है, शरीर के बालों से इनका ये ढके होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, जैसे कि आप अध्याय 4 में पढ़ सकते हैं। अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। जैसे कि हम देखते हैं ऊन कैसे प्राप्त करते हैं हम, तो ऊन यहाँ से इनके हम बालों से प्राप्त करते हैं। अपने शरीर, बाहों और सिर के बालों को छूकर अनुभव कीजिए कि आपको उनमें कोई अंतर लगता है। कौन से बाल मोटे रूखे प्रतीत होते तथा कौन से मुलायम प्रतीत होते हैं। हमारी ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं, दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट अवस्थित तंतुरूपी मुलायम बाल। तंतुरूपी बाल ऊन कार्तित ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों के कुछ नस्लों में केवल तंतुरूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। तंतुरूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। जैसे कि हम उनको वर्ण के रूप में प्रजनन करना कहलाता है। जैसे कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, घने बालों वाली भेड़ दिखाई दे रही है, जिसके बाल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऊन प्रदान करने वाले जंतु। अब कौन से वो है जंतु जिनसे हम ऊन प्रदान कर सकते हैं। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती है। यद्यपि भेड़ों की ऊन एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में सामान्यतः रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियां से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल फर होते हैं। इन्हें बेहतरीन शोलें बनाई जाती है, जिन्हें पश्मीना शोले कहते हैं। जैसा कि हमने देखा कि याक और भेड़िया, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारा कुछ बकरियां ऐसी होती है जो कौन सी बकरियां कहलाती है, अंगोरा बकरियां। कुछ अन्य बकरियां होती है जिनसे हम क्या करते हैं, शोले बनाते हैं। ऊंट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। जैसा कि हम देखते हैं, जो हमारा ऊंट होता है, ऊंट के बालों का भी उपयोग किस में किया जाता है, ऊन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं लामा और एल्पेका। अब हम यहाँ पर क्रियाकलाप 3.2 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उन जंतुओं के चित्र एकत्र कीजिए जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। उन्हें अपनी स्क्रैप
पुस्तिका में चिपकाइए। यदि आप चित्र प्राप्त नहीं कर पाए तो इस पुस्तक में दिए गए चित्रों को देखकर उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। अपनी क्षेत्रीय देश की अन्य भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊंट या जिस नाम से जाने जाते हैं उनका पता लगाने का प्रयास कीजिए। जैसा कि हम देखते हैं कि सभी जगहों पर इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो हम उनका भी पता लगा सकते हैं। अब क्रियाकलाप हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3.3 करके देखते हैं। भारत और विश्व के मानचित्र लीजिए। मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जहाँ वे जंतु पाए जाते हैं जिनसे ऊन प्राप्त होती है। ऊन प्रदान करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतुओं के स्थान को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग कीजिए। जैसे कि हमें पता है कि ऊन कौन से जानवरों से या कौन से जंतुओं से हमें प्राप्त होती है, हम उनको वर्गीकृत कर सकते हैं और उनके यहाँ पर जहाँ पर वो कौन से देश में कहाँ पर प्राप्त होते हैं वहाँ पर हम उनका एक मानचित्र तैयार कर सकते हैं। रेशों से ऊन तक। अब हम देखेंगे रेशों से ऊन कैसे बनता है। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काट कर फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। आइए हम इस प्रक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करें। भेड़ पालन और प्रजनन। यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों में तथा हरियाणा के पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गडरियों को भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए जाते हुए देख सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कहीं आप लोगों ने, जो आपके पास का स्टेट होगा, आपने वहाँ पर देखा होगा कुछ घड़ियाल ऐसे होते हैं, क्या करते हैं, इनके झुंडों को चराने के लिए ले जाते हैं। भेड़ शाकाहारी होते हैं और वह घास और पत्तियां पसंद करते हैं। भेड़ पालक पालने वाला उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली, बीज में से तेल निकाल लेने के बाद बचा पदार्थ और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को उनके लिए पाला जाता है। जैसा कि हमने 3.1 में हम भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम दिए गए हैं, हम उन्हें देखेंगे। जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है, उनमें प्राप्त होने वाली ऊन की गुणवत्ता, ऐंठन को भी दिखाया गया है कि कौन से वाले में कौन सी गुणवत्ता है, कौन सा ऐंठन है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता से ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि पहले बताया गया है कि इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिनसे एक जनक किसी भी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं जो हमारे घड़ियाल रहते हैं वो क्या करते हैं, पहले भेड़ियों को पालते हैं, फिर पाल कर जब उनके शरीर पर अच्छे खासे बाल हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको काट करके उनसे ऊन प्राप्त करते हैं। रेशों को ऊन से संसाधित करना। जैसे कि हम देखते हैं जो रेशे को कैसे हम उन्हें ऊन से संसाधित करते हैं। स्वेटर बुनना अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद है, जिससे निम्नलिखित चरण सम्मिलित है। जैसे कि हम देखते हैं हमारी शॉल और ये कैसे बनती है, स्वेटर वगैरह, तो हमें यह ऊन कैसे प्राप्त होता है। चरण 1 देखेंगे हम। भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन की कताई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई द्वारा बाल काटने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं किसी नाई की दुकान पर हम जाते हैं तो हमारे बालों को कैसे काटते हैं, एक उस्तरा होता है जिसके द्वारा हमारे बालों को काटा जाता है। ठीक उसी प्रकार ऊन की जो बालों को काटने के लिए भी एक उसी तरह की एक मशीन का उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे भेड़ की यहाँ पर कुछ नस्लें दिखाई दे रही है हमको। नस्ल का नाम, उनकी गुणवत्ता और राज्य जहाँ वो पाई जाती है। जैसे कि लोही, अच्छी गुणवत्ता की ऊन, राजस्थान और पंजाब में। रामपुर बुशायर, भूरी ऊन, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। नाली नली, गलीचे की ऊन, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। बाखरवाल, ऊनी शॉलों के लिए जम्मू और कश्मीर। मारवाड़ी, मोटी रुक्ष ऊन, गुजरात। पाटनवाड़ी, होजरी के लिए गुजरात में। तो हमने यहाँ पर नस्ल का नाम देखा और उनकी गुणवत्ता और वो कौन से राज्य में पाए जाते हैं के बारे में हमने जाना।
सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सकें। जैसा कि हम देखते हैं भेड़ों की जब बालों की कटाई की जाती है तो कौन से मौसम में की जाती है, तो वो गर्मी के मौसम में की जाती है ताकि उनको उससे कोई परेशानी ना हो और उनको वो आसानी से अपना जीवन यापन कर सकें। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हें ऊनी रेशों को, जैसे कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, भेड़ की ऊन उतारना। ये भेड़ से क्या कर रहे हैं, भेड़ को लेटा करके उससे उसके बाल को काट करके ऊन उतारने का काम कर रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, मशीनों द्वारा अभिमार्जन होता है इसका। अब हम यहाँ पर देखेंगे को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशिष्ट कष्ट नहीं होता, जैसा कि आपको कटाने अथवा पिताजी की दाढ़ी बनवाने में नहीं होता। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? त्वचा की सबसे ऊपर वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उग जाते हैं, जैसे कि आपके उग जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं हमारे शरीर के जो बाल है हम उनको कटवा लेते हैं, फिर वो वापस से आ जाते हैं, और वो क्या होता है, एक मृत कोशिकाओं से बना होता है, इसलिए हमको उसमें क्या होता है, उसमें हमको कोई दर्द और कोई दिक्कत नहीं होती है। अब हम चरण 2 देखेंगे। त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे कि उनकी, ये देखो हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, टंकियों में अभिमार्जन होता हुआ दिख रहा है, मतलब टंकियों में इनको धोया जाता है। फिर ऊन का धागा, यहाँ पर ऊन का धागा बनाया जाता है, जैसे कि हमको दिखाई दे रहा है भेड़ की ऊन के रेशों को संसाधित करने के विभिन्न चरण दिखाई दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या किया जाता है, उनको पानी में धोया जाता है ताकि उनकी चिकनाई, धूल और ग्रत निकल जाए। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। पहले के लोग क्या किया करते थे कि एक बड़े से बर्तन में, बड़े से पात्र में ऊन के जो बालों को धोया करते थे, लेकिन आजकल क्या हुआ, ये मशीनों के द्वारा भी इसको धोया जा सकता है। अब हम यहाँ पर चरण 3 देखेंगे। अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहाँ विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक किया जाता है। अब चरण 4 देखेंगे। बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काटे जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्यतः ऊन काली या भूरी और सफ़ेद होती है। अब हम देखेंगे चरण 6। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर उनसे तागा या धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटर की ऊन के रूप में, अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। अब हमें यहाँ पर ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, क्या है, व्यावसायिक संकट दिखाई दे रहा है। ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन छटाई करने वालों का कार्य जोखिम भरा है, क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो एक घातक रक्त रोग का कारक है, जिसे शॉर्टर्स रोग कहते हैं। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। अब हम यहाँ पर क्रियाकलाप 3.4 करके देखेंगे। अपने सहपाठियों के साथ इस विषय पर चर्चा कीजिए कि क्या मनुष्य के लिए भेड़ों को पालना और फिर ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को उतारना उचित है। इसके बारे में आप यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। अब हम देखेंगे, हमने ऊन के बारे में जाना, अब हम किसके बारे में जानेंगे, रेशम के बारे में। रेशम सिल्क के रेशे भी जानतो रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम को कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। अपनी माताजी, चाची जी, दादी जी या माँ से विभिन्न प्रकार के रेशम तथा रेशमी साड़ियों के बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करें, रेशम के कीट के जीवन चक्र के बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि रेशम के कीट क्या होते हैं, उनका जीवन कैसे होता है। रेशम कीट का जीवन चक्र। मादा रेशम कीट अंडे देती है, जिनसे लार्वा निकलते हैं, जो कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा कोशित कहलाता है।
भारत में जो रेशम उत्पादन से संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्योगों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। रेशम कीट के पालन, कोकून में से रेशम को निकालने और कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि कार्य अधिकांशतः महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अपने उद्यम द्वारा वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान देती है। रेशम उत्पादन में चीन विश्व में सबसे पहला स्थान प्राप्त करता है। भारत भी प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में गिना जाता है जहाँ पर रेशम उत्पादन किया जाता है। अब हम देखेंगे जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है, यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। फिर यह अंग्रेजी साक्ष्य आर्ट के रूप में अपने सिरों को एक सिरे से दूसरे सिरों तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर सूखकर रेशम रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु रेशा सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है। हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये नर है, ये मादा है, ये वयस्क रेशम कीट है, ये शहतूत की पत्ती के अंडे रेशम की कीट है, ये कोकून है और कोकून में विकासशील कीट दिखाई दे रही है। ये हमारे क्या रेशम के कीट का जीवन चक्र हमको यहाँ पर बताया गया है। अब इसके बारे में हम जानकारी और एकत्र करते हैं। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन अर्थात रक्षता, चिकनाहट, चमक आदि से भी भिन्न होता है। जैसे कि हम देखते हैं अलग अलग रेशम के कीट होते हैं, वो अनेक प्रकार के होते हैं। ठीक उसी प्रकार जो उनसे हमको जो धागा प्राप्त होता है वो भी अलग अलग प्रकार का उसमें भिन्नताएं हमें दिखाई देती है। अर्थात टसर रेशम, मुगा रेशम, कोशा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों से काटे गए कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों को संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। अब हम क्रियाकलाप 3.5 देखेंगे। विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों के टुकड़े एकत्र कीजिए और उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। आपको ये दर्जी की दुकानों में व्यर्थ कतरनों की ढेरी में मिल सकते हैं। अपनी माताजी, चाची जी अथवा शिक्षिका की सहायता से विभिन्न किस्म के रेशम जैसे शहतूत रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम, मुगा रेशम आदि की पहचान कीजिए। रेशम के इन टुकड़ों के ऐंठन तथा बुनावट की तुलना कृत्रिम रेशम के टुकड़ों से कीजिए जो संश्लेषित रेशों से निर्मित होते हैं। उन रेशम के कीटों के चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए जिनके कैटरपिलर विभिन्न प्रकार के रेशम प्रदान करते हैं। अब हम यहाँ पे क्रियाकलाप 3.6 देखते हैं। किसी कृत्रिम संश्लेषित रेशम और शुद्ध रेशम का एक एक धागा लीजिए। इन धागों को सावधानी से जलाइए। क्या आपको उनके जलते समय उत्पन्न गंध में कोई अंतर महसूस हुआ? आप सावधानी से उनके एक धागे को जलाइए। इसके जलने की गंध कृत्रिम रेशम की जलने जैसी है अथवा शुद्ध रेशम जैसी। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? यह जानने के लिए रेशम कीट के जीवन चक्र में कोकून अवस्था कब आती है, क्रियाकलाप 3.7 का प्रयास कीजिए। हम यहाँ पर 3.7 देखते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र काट लीजिए। प्रत्येक गत्ते को अथवा चार्ट पेपर पर अलग अलग चिपकाइए। अब इन चित्रों को आपस में मिला लीजिए। अब चित्रों को जीवन चक्र की अवस्थाओं के सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए। जो कोई भी सबसे जल्दी ऐसा कर लेगा वह विजेता होगा। आप अपने शब्दों में रेशम कीट के जीवन चक्र का वर्णन भी कर सकते हैं। इसे अपनी स्क्रैप बुक में, पुस्तिका में भी लिख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि रेशम के कीट का जीवन चक्र कैसा होता है। अब हम देखेंगे कोकून से रेशम तक। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकूनों को एकत्र करके रेशम से फाइबर प्राप्त किया जाता है।
रेशम के कीट पालना, रेशम के कीट को कैसे पाला जाता है इसके बारे में हम जानकारी एकत्र करेंगे। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ये पालक किसान अंडों को स्वस्थ कर स्थितियों, उचित ताप एवं आर्द्रता के अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल आए। यहाँ तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियाँ आती है। लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम की कीट कहलाते हैं दिन रात खाते रहते हैं और आपाम साइज में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। कीटों को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बॉक्स की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है और 25 से 30 दिनों के बाद, अब हमें यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? मादा रेशम कीट तथा उसके अंडे शहतूत की पत्तियों को खाते एवं हुए लार्वा कीट कैटरपिलर रेशम कृमि। और ये हमको शहतूत की क्या दिखाई दे रही? पत्ती दिखाई दे रही है। क्या है? कोकून। और ये शहतूत का एक वृक्ष है जिसमें रेशमी क्रीम पालन होता है। अब हमने 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वे बॉक्स के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। इसके लिए ट्रे में छोटी रेक या टहनियों रख दी जाती है जिससे कोकून जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर व्यापा विकसित होता है। अब हम यहाँ पर पहले पढ़ते हैं जो हमको पैराग्राफ दे रखा है, रेशम की खोज कैसे हुई थी। रेशम की खोज का यथार्थ समय संभवतः अज्ञात है। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने सम्राज्ञी सी लुंग ची ने अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा था। सामग्री ने पाया कि सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते थे। संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से जो नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। रेशम उद्योग चीन से आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिसे मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं रेशम का संसाधन। रेशम के कौन कौन से संसाधन हैं? रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकून की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। कोकून को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर को पृथक किया जाता है। रेशम के रूप में उपयोग होने वाली कोकून में से रेशे निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग विशेष मशीनों से की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कोकून से क्या करते हैं? रेशे प्राप्त करते हैं। उन रेशों को कताई करके क्या बनाते हैं? फिर उनके जो धागे होते हैं उनसे हमारे वस्त्र बनते हैं। जैसे कि हमारी साड़ियाँ हुई, हमारी शॉलें हुई, ये सारी क्या बनती है? हमारी रेशम से बनती है। अब हमें यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्द देखने को मिले जैसे कोकून, क्रांतित ऊन, रीलिंग, अभिमार्जन, रेशम कीट पालन, ऊन की कताई, रेशम कीट, कैटरपिलर और संसाधन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इन शब्दों का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या सीखा है। रेशम कीटों से रेशम तथा ऊन भेड़, बकरी एवं याक से प्राप्त की जाती है। अतः रेशम और ऊन जानतो रेशे हैं। ऊँट, लामा और एल्पैका के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। भारत में अधिकतर भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। भेड़ के शरीर से बालों को उतारकर पहले अभिमार्जन व छटाई की जाती है और फिर सुखाने के बाद उन्हें काट कर उनसे ऊन प्राप्त की जाती है। अपने जीवन चक्र में रेशम कीट रेशम के रेशों की कताई करके कोकून बनाते हैं। रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। कोकून से रेशम के रेशों को निकालकर उनका संसाधन किया जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहलाते हैं? रीलिंग कहते हैं। बुनकर रेशम के धागों से रेशम के वस्त्र बुनते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमें कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ा होगा। बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल? मेरी हैड ए लिटिल स्लेव्स हुज फ्लीम वाज वाइट एज स्नो। अब आप इस पंक्तियों के उनके आधार पर हम
इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे ब्लैक शीप काली भेड़ के किन भागों को ऊन होती है? मेमने लेम के सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है? हम इसका यहाँ पर पता लगा सकते हैं। रेशम कीट कैटरपिलर लार्वा है, सही विकल्प चुनिए। रेशम कीट कैटरपिलर होते हैं या लार्वा होते हैं? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एक और क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? जैसे कि हमने देखा था याक से ऊन प्राप्त होती है, ऊँट से होती है, बकरी से होती है, लेकिन हमारे घने बालों वाला कुत्ता, इससे क्या होता है? ऊन प्राप्त नहीं होती है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ क्या है? जैसे कि पालन, यानी किसी जानवरों को या जंतुओं को पालना क्या कहलाता है? पालन कहलाता है। ऊन कताई, जब ऊन के जो हमारे उनके भेड़ियों के बालों को निकाल करके उसकी कताई की जाती है, वो क्या कहलाती है? ऊन की कताई कहलाती है। रेशम कीट का पालन हमने देखा था कि जो रेशम के कीट होते हैं उनका पालन किया जाता है बुनकरों द्वारा। ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम को चरण नीचे दिए गए हैं, विशेष चरणों को उनके सही क्रम में लिखिए। जैसे कि ऊन की कताई, छटाई, हम यहाँ पर और उनके बारे में लिख सकते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र की उन 2 अवस्थाओं के चित्र बनाइए जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन से 2 शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित है? रेशम कीट पालन, पुष्प कृषि, शहतूत कृषि, मधुमक्खी पालन और वनवर्धन। संकेत, रेशम उत्पादन में शहतूत की पंक्तियों की खेती और रेशम कीटों को पालना सम्मिलित है। शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस एल्बा है। अब हमें यहाँ पर एक ये क्या दिया हुआ है? कॉलम ए और कॉलम 2 दिए हुए, हमें उनको क्या करना है? उनका मिलान करना है। सबसे पहले हमें दे रखा अभिमार्जन, शहतूत की पत्तियाँ, याक और कोकून। हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। कौन करता है यहाँ पर? रेशम फाइबर उत्पन्न किससे होता है? हमारा ऊन देने वाला जंतु। तो ऊन कौन देता है? याक देता है हमको। रेशम कीट का भोजन क्या होता है? शहतूत की पत्तियाँ होती है। और हमारा काटी गई ऊन की सफाई, ये क्या कहलाता है? अभिमार्जन कहलाता है। और कोकून, कोकून क्या होता है? हमारा रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। तो हम यहाँ पर इनको एक दूसरे से मिला सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, इस पाठ पर आधारित एक वर्ग पहेली दी गई है। रिक्त स्थानों को उन अक्षरों से भरने के लिए संकेतों का उपयोग करिए जो अक्षर को पूरा करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, कार्तिक ऊन को अच्छी तरह से धोने का प्रक्रम, एक प्रकार का जांतो रेशा, लंबी धागे जैसी संरचना जिससे बुनकर वस्तु बनाते हैं। इससे बुने वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं। इसी की पंक्तियों को रेशम कीट खाते हैं। रेशम कीट के अंडे से निकलते हैं। हम इनको यहाँ पर वर्गीकृत कर सकते हैं। और हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है आज का जो चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर आपको हमारा चैप्टर अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।